तो गाइस अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसको हम कहते हैं रेयरर। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेयरर सुन के। रेयरर का असल मतलब है लेस डेंस, इसका और कोई मतलब नहीं है। वाटर वेव्स में जब हम लोग अभी हम बात करेंगे वाटर वेव्स में रिफ्रैक्शन क्या होती है, तो वहाँ पे आप लोग रेयरर मीडियम के बारे में ज़्यादा सुनेंगे। तो रेयरर का बस इन जनरल मतलब ये है कि एक लेस डेंस मीडियम है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं वाटर वेव्स की रिफ्रैक्शन पे। तो रिफ्रैक्शन इन वाटर वेव्स अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन क्योंकि वेव्स में अकर हो रहा है, तो अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करें, व्हेन अ वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम क्रॉसेस अ बाउंड्री इनटू अनदर परमिएबल मीडियम वेयर इट्स मीडियम प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, बेंडिंग ऑफ द वे और रिफ्रैक्शंस विल अकर, दैट इज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन विल चेंज, यानी स्पीड और डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, द ओनली एक्सेप्शन इज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन इस परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ क्रॉसिंग, यानी बिल्कुल अगर स्ट्रेट आएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, वरना अगर हल्का सा भी वो किसी एंगल पे आ रही होगी वेव, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो वो उसको बेंड कराएगी, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाटरवेज में होती क्यों है, तो ये असल में कॉज होती है बाय चेंज इन इट स्पीड। हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। तो असल वजह स्पीड में चेंज आना होता है। अब आते हैं वाटर वेव्स की पहली डायग्राम के ऊपर। अगर आप लोग गौर से देखें, ये एक स्ट्रेट बाउंड्री है, सही है। यहाँ पे डेप्थ का गेम होगा। वाटर वेव्स में डेप्थ का गेम होता है, यानी कौन कितना, मतलब कितनी गहराई में, मतलब एक जगह गहराई है, दूसरी जगह लेट्स से शैलो वाटर है, गहरा नहीं है। तो जहाँ डीप वाटर होगा और जहाँ शैलो वाटर होगा, वहाँ से किस तरह वाटर वेव्स ट्रैवल करेंगे और वहाँ हम कैसे रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ज़रा गौर से देखें, अभी डीप वाटर से हम लोग शैलो वाटर की तरफ वाटर वेव्स को लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गौर से देखें तो एक स्पेसिफिक लैम्डा है, वेवलेंथ है, ठीक है। फिर ये क्रॉस करेगा बाउंड्री, जैसे ही क्रॉस हुई तो फिर ये शैलो वाटर आ गया, शैलो वाटर में एक वेवलेंथ ये आ गई, ठीक है, और फिर ये आ गई। ज़रा नोट करें, वेवलेंथ 1 और वेवलेंथ 2 में क्या फ़र्क है। वेवलेंथ 2 कंपैरेटिवली लेस है कंपेयर टू वेवलेंथ 1, सही है। तो अब हम डीप और शैलो वाटर के अंदर इन वेव फ्रंट्स की डायग्राम को बनाने के ऊपर बात करेंगे। हमें ये तो पता है कि रिफ्रैक्शन होगी, तो अगर बाउंड्री पे बिल्कुल 90 पे आ रहा है तो इसको नोटिसेबल बनाने के लिए हम लोग किस तरह करेंगे, अब हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे कि बेसिकली अगर कोई वेव 90 पे नहीं आती तो कैसे बनेगी। तो अब ज़रा डायग्राम्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहली डायग्राम, अगर हम डीप से शैलो वाटर जोन की तरफ जाएंगे तो किस तरह बनेगी, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो डीप से शैलो वाटर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, मैंने एक बाउंड्री बनाई हुई है, ठीक है। ये आपकी डॉटेड बाउंड्री है, ठीक है। ये मैं पर्पल से कर दिया ताकि थोड़ा सा और विजिबल हो जाए। और इस एंड पे डीप है, इस एंड पे डीप है और इस एंड पे शैलो है, ठीक है। वाटर वेव्स किस तरह आ रही हैं, वाटर वेव्स हमेशा वेव फ्रंट हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स स्ट्रेट आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाउंड्री किसी एंगल पे, सही है। पहले स्ट्रेट थी तो स्ट्रेट चले गए थे, अब मसला क्या है, अब बाउंड्री एक पर्टिकुलर एंगल पे है, या वेव्स लेट से किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ रहे हैं। अब हम किस तरह इसको प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे प्लॉट करने का आसान तरीका क्या है, हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो पहले वाली वाटर वेव्स की है, ठीक है। हम बोलेंगे कि इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, यानी इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये इस तरफ चली गई। अब ये क्यों इस तरफ गई है, इस पे बात करते हैं। पहले तो यहाँ पे अगेन मैंडेटरी चीज़ है, बाउंड्री के साथ हम लोग एक 90 डिग्री का नॉर्मल प्लॉट कर लेंगे, सही है। हमने नॉर्मल बना लिया। जब हम नॉर्मल प्लॉट करेंगे, हमें पता चल गया कि यार स्ट्रेट आ रही थी, जाना इसको स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन जब भी ये डीप वाटर से शैलो वाटर में वेव जाएंगे या वेव फ्रंट्स जा रहे होंगे, तो वो स्ट्रेट कभी नहीं जाएंगे, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगे। गौर से देखें, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई है पूरी की पूरी इसकी जो वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इसको बनाना भी इसी तरीके से, हम लोग स्ट्रेट एरो बनाएंगे एक, ठीक है, और इन्हीं स्ट्रेट एरोस पे हम लोग सिंपल स्ट्रेट लाइंस या वेव फ्रंट्स को प्लॉट कर देंगे। ये हमारा बेसिकली एक तरीके से प्लॉट करने को आ सकता है पेपर के अंदर। अब यहाँ की पॉइंट क्या था, की पॉइंट यहाँ पे ये था कि हमेशा याद रखना है, जब भी डीप से शैलो की तरफ आप जाएंगे तो आपके सारे वेव फ्रंट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे। नॉर्मल बनाना लाजमी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लाजमी है।
नॉर्मल नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब जब आप एक चीज़ सीख गए कि डीप से शैलो में जो वेव फ्रंट्स हैं वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगे, तो शैलो से डीप में जाने वाली वेव में क्या होगा, उल्टा होगा, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल आपके वेव फ्रंट्स बनेंगे। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। ओके गाइस, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। पहले अच्छा एक चीज़ मेरे माइंड में आ गई, सॉरी, मैं वो बता दूं। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने की है, डीप से शैलो की तरह जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ्स का फ़र्क देखें। यहाँ वेवलेंथ्स बड़ी थी, सही है, λ1, और λ2 यहाँ पे जो है वो आप खुद ही देख सकते हैं थोड़ा सा स्मॉल हो गया। तो ये बात याद रखनी है, अगर कभी कंपैरिजन में बात आए तो λ2 विल ऑलवेज बी लेस देन λ1 और v2 विल बी लेस देन v1, ये बात याद रखनी है, ठीक है। एक और की पॉइंट जो यहाँ पे नोट करना है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल नॉट चेंज। तो रिफ्रैक्शन के अंदर स्पेसिफिकली आपकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, सिर्फ एक कंपैरिजन आ जाएगा इन दोनों का, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, विल नॉट चेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद रखनी है बात रिफ्रैक्शन के अंदर। अब आते हैं शैलो से डीप रीजन की तरफ। शैलो से डीप रीजन बनाना और आसान है। हमने बाउंड्री देख ली, ये आपका शैलो रीजन है, ठीक है, पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ स्मॉल है, यहाँ वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है। हम किस तरह इसको प्लॉट करेंगे देख लेते हैं। हमने अगेन क्या किया, बाउंड्री के साथ एक नॉर्मल प्लॉट कर दी, ठीक है। नॉर्मल बनाने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहली चीज़ कि हमने इसकी जो वेव फ्रंट, इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, हमें इसको ऐसे बनाना है कि इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ये क्या कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। अगर गौर से देखा जाए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। इससे ये पता चलता है कि जब भी आप लोगों के पास शैलो से डीप वाटर का जोन आए तो वेव या वेव फ्रंट्स जो हैं वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल प्लॉट किए जाएंगे, यानी यहाँ से लाइन कभी भी आप यूँ नहीं बनाएंगे, आपको इसको दूर बनाना है इस नॉर्मल से। तो आपने इसको ऐसे प्लॉट कर दिया और फिर आपने इसको इन वाली, ये जो पहली वाली वेव फ्रंट्स हैं उनसे एक लाइन को कनेक्ट करना है, यानी ये तो इसके ऊपर की तो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन जो कनेक्शंस हैं वो आपको बनाना ज़रूरी हैं, ठीक है। और अगर ये यहाँ होता तो ये यूँ बनता। तो इस तरीके से आपकी डीप से शैलो और शैलो से डीप रीजन की वेव फ्रंट्स की डायग्राम बनेगी, जो पेपर में सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये मैंने एक समराइज सेक्शन दिया है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं और से देख लें, ये वाला वही चीज़ है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, मैंने बस एक समराइज सेक्शन दिया था। हाँ, अलबत्ता एक ये चीज़ मैंने दी थी जिसमें मैंने 3 जोन्स को एक साथ रख दिया था, डीप से शैलो, शैलो से डीप। तो डीप से शैलो, अब यहाँ पे दोनों बातें यहाँ पे कवर हो रही हैं। यहाँ पे बाउंड्री बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसकी वेवलेंथ में फ़र्क आना शुरू हुआ, लेकिन बेंडिंग नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 90 डिग्री पे हम बिल्कुल इन वेव फ्रंट्स को गिरा रहे हैं, जो लाइट के ऊपर भी मैंने बात की थी। तो अब जब ये स्ट्रेट जा रही है, यहाँ बाउंड्री अब कट हो गई है, यहाँ पे फ़र्क आना शुरू होगा, यहाँ पे वेव फ्रंट्स अब एक डिफरेंट डायरेक्शन लेंगे। अब उनको किस तरह बनाना है, इसी बाउंड्री पे आप लोग बनाएंगे कि 90 नॉर्मल, यानी यहाँ, और नॉर्मल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से एकदम से इसको प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि हम शैलो से डीप में जा रहे हैं, तो जो नॉर्मल लाइन थी ये वाली, ये अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला सेटअप करना है यहाँ पे। तो नॉर्मल के करीब नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, जो बिल्कुल सही प्लॉट हुई हुई है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, अब तक की जितनी भी चीज़ें थी। और अब हम लोग, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है पास पेपर्स का, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओके गाइस, सो अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जिसमें एक वेव फ्रंट बने हुए हैं जो डीप से शैलो की तरफ जा रहे हैं, फिर शैलो से डीप में जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव अबव। जाहिर सी बात है, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी रिफ्रैक्शन है, तो आप जानते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी अबव, पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों अकर होती है, रिफ्रैक्शन किस वजह से अकर होती है, स्पीड की वजह से, यानी स्पीड में फ़र्क क्यों आता है, ये बात यहाँ पे लिखनी है।
अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द क्वांटिटीज ऑफ वेव व्हेन इट मूव फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन। वेवलेंथ्स के साथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, स्पीड। तो वेवलेंथ तो चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होती, वो है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप उसको अनचेंज या नॉट चेंज लिख सकते हैं, सही है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द क्वांटिटी व्हेन इट मूव फ्रॉम शैलो टू डीप रीजन। अच्छा, जब वो शैलो से डीप रीजन में मूव करेगी तब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और स्पीड में क्या फ़र्क आएगा, ये अभी हम लोग पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरीके से अगर मैं लेट्स से इसी डायग्राम को देख लूँ तो मुझे पता चल रहा है कि वेवलेंथ बढ़ी हुई है और यहाँ पे वेवलेंथ कम है। तो यहाँ पे जो लैम्डा 1 होगा लेट्स से, और यहाँ पे जो लैम्डा 2 होगा, लैम्डा 2 कंपैरेटिवली ग्रेटर देन होगा लैम्डा 1 से। तो ये वेवलेंथ यानी डीप रीजन में बढ़ जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ पता चल गई। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इस हिसाब से आप लोग दूसरी वाली चीज़ का भी आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस पूरे उसमें आप लोगों को अगर कभी पढ़ना हो तो ये आइडिया आप लोग लगा सकते हैं कि वेलोसिटी लेट्स से डीप रीजन में, तो वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, ग्रेटर है, मतलब कंपेयर करके फ्रीक्वेंसी अगेन अनचेंज्ड है, स्पीड कंपेयर टू द प्रीवियस वन अगेन ग्रेटर होगी। कैसे पता, मैं आपको बता देता हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये रही लैम्डा 3 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 2, सही है। लैम्डा 3 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 2, V3 विल बी ग्रेटर देन V2, V3 विल बी ग्रेटर देन V2। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगेन अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, वरना तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यू गाइस कैन रीड इट आउट। और वीडियो को जो आप पॉज करके देख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट चीज़ अब हम लोग मूव करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल्स के ऊपर बेस नहीं होता, वो स्पीड के रेशियो से भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो स्पीड के रेशियो से हम लोग किस तरह निकालेंगे हम उसके ऊपर बात करते हैं। स्पीड का रेशियो क्या होता है कि हम लोग n इज टू सी अपॉन वी के ऊपर काम करेंगे। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और v एक नया फॉर्मूला है जो पहले हम लोग कर रहे थे, अब हम लोग उसको दूसरे एंड से करेंगे। अब c अपॉन वी के ऊपर बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c बाय v। c यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है, v वेलोसिटी इन द मटेरियल मीडियम है। तो c क्यों, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ये पहली चीज़ तो याद रखनी है कि c की वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। v वो वेलोसिटी है कि अगर लेट्स से लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है, सही है, एयर से वाटर में एंटर करती है, तो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के वाटर का, लेट्स से 1.5 में दे देता हूँ, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 है, कि वेलोसिटी कितनी होगी लाइट की वाटर के अंदर। तो ये जो v है ये हर स्पेसिफिक मीडियम की होती है। तो मैं इसको कभी कभार स्टूडेंट्स के सामने इस तरह लिख देता हूँ, वी एम मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम में इसकी स्पीड क्या होगी। ये तो वैक्यूम या एयर के अंदर स्पीड है लाइट की, जो कि 3 इंटू 10 की पावर 8 है। लेकिन किसी दूसरे मीडियम में हमेशा याद रखिएगा स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट विल ऑलवेज बी डिफरेंट, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, रीड कर सकते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर 8, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। यानी अब हम डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं। एन की वैल्यू गिवन है, सही है। सी की वैल्यू हमें याद होनी भी चाहिए, गिवन भी है, अगर नहीं गिवन हो तो याद होनी चाहिए। हमें वी को कैलकुलेट करना है, हमने फॉर्मूला को रखा, वी को सब्जेक्ट बनाया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया 1.24 10 की पावर 8। अब देखें, गौर करें कि 3 इंटू 10 की पावर 8 से स्पीड कितनी स्लो डाउन हुई है, 1.24 के करीब आ गई है। तो इससे पता चलता है कि स्पीड स्लो डाउन होती है डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जो थोड़े से एयर और वैक्यूम से ज़्यादा डेंसर होते हैं, ठीक है। तो गाइस लास्ट की पॉइंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, द slower the speed of light in that medium. This implies that the medium's optical density increases as the refractive index increases. तो यहाँ पे मैं एक इस टॉपिक को या रिफ्रैक्शन के टॉपिक को एंड करूँगा। अब हम अगली क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।